Hello everyone, I welcome you all to my next class. So today we are going to do the poetic devices of the poem Snowdrop. Last time we had talked about the explanation of the poem and the stanzas. Today we are going to extract the poetic devices that are available in this particular poem. Okay? So let's get started. One second, let me just get onto that page. Okay, the first poetic device, pehli poetic device which is present in this poem is symbolism. तो पहली पोएटिक डिवाइस जो कि इस पोएम में है वो कौन सी है? वो सिंबलिज्म है. मैंने आपको पहले ही कहा था, आई टोल्ड यू ऑलरेडी दैट स्नोड्रॉप is considered as the survival, as a symbol of survival of the fittest, isn't it? तो जब हम सिंबल की बात करते हैं तो यहाँ पे सिंबल एज अ सिंबल कौन यूज हुआ है, क्या यूज हुआ है? इट इज द स्नोड्रॉप फ्लावर इट सेल्फ, isn't it? So the poet addresses snowdrop flower as the symbol of brevity और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. जब कल मैं आपको पोएम समझा रही थी, जब पिछली वीडियो में मैंने आपको पोएम समझाई थी, तो आई हैड टोल्ड यू snowdrop is compared with stars, isn't it? And both of them have been referred to as brutal, isn't it? तो जब दोनों को ब्रूटल कहा गया है, स्टार्स ब्रूटल क्यों है? क्योंकि उनकी जो लाइट है वो बहुत तेज़ होती है. दे आर फियर्स इन देयर लाइट एंड बिकॉज ऑफ देयर लाइट many creatures, ton of animals fall prey to their predators. They are easily caught by them. तो स्टार्स हेल्प इन द किलिंग ऑफ दीज एनिमल, इसीलिए उनको ब्रूटल कहा गया है. स्नोड्रॉप को ब्रूटल क्यों कहा गया था? क्योंकि उसकी ब्रेविटी की वजह से. ये फ्लावर बहुत ब्रेव है, ये करेजियस फ्लावर है, ये स्ट्रेंथ, इट इज़ फुल ऑफ स्ट्रेंथ. उसकी स्ट्रेंथ की वजह से, उसकी ब्रेविटी की वजह से, उसके करेज की वजह से उसको ब्रूटल कहा गया है और उसी का सिंबल भी है वो. इट इज़ द सिंबल ऑफ ब्रेविटी, इट इज़ द सिंबल ऑफ सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट. सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट क्यों? बिकॉज इट सर्वाइव्स एंड स्टैंड स्ट्रॉन्ग अगेंस्ट द हार्श विंटर्स. एज दिस फ्लावर possesses an ability to bloom even in chilly winter, isn't it? ये मैंने बहुत बारी एक्सप्लेन किया कि कितनी भी ठंड हो, कैसी भी ठंड हो, फिर भी ये फ्लावर जो है ये ग्रो करता है. The poet says that this small drooping flower erupts out through hard and thick layers of snow and achieves its goals. It's not inspire, it's in spite of the freezing कोल्ड. कितनी भी ठंड हो, क्या होता है कि जब ये विंटर्स में ग्रो होता है तो ऑब्वियसली विंटर्स में स्नो भी होती है. इसको स्नो ड्रॉप फ्लावर क्यों कहा जाता है? इट इरप्ट्स आउट ऑफ द हार्ड लेयर्स ऑफ स्नो. बर्फ़ विंटर्स में कैसे जम जाती है, कितनी हार्ड हो जाती है, फिर भी बीइंग सो डेलिकेट, क्योंकि फ्लावर तो डेलिकेट होता ही है, इट इरप्ट्स आउट ऑफ दोज हार्ड लेयर ऑफ द स्नो और grows well and stands strong against the harsh and bitter cold. So अगर आपसे कोई पूछे symbolism कैसे यूज हुआ है इस पोएम में, so what will be your answer? There is the snowdrop flower which is talked about in the poem, and that snowdrop flower is the symbol of brevity and survival of the fittest. इस पोएम में जो snowdrop flower यूज हुआ है वही स्नोड्रॉप फ्लावर क्या है? सिंबल है. किस चीज़ का सिंबल है? सिंबल ऑफ ब्रेविटी, सिंबल ऑफ करेज, सिंबल ऑफ स्ट्रेंथ एंड सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट. क्यों? क्योंकि ये चिली विंटर्स में भी इसमें एबिलिटी है कि ये ब्लूम कर सकता है चिली विंटर में भी, जबकि हर कोई नेचर का पार्ट, हर कोई नेचर का हिस्सा विंटर्स में सर्वाइव नहीं कर पाता. कुछ माइग्रेट होते हैं, कुछ हाइबरनेशन में चले जाते हैं, कुछ तो मर ही जाते हैं. दिस इज़ द ओनली पार्ट ऑफ द नेचर विच सर्वाइव्स इन द विंटर सीजन. गॉट इट? ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नाउ सिमिली. सिमिली तीन जगह पे यूज हुई है. सिमिली हैज़ बिन यूज्ड at 3 places. The poet has used various similes in this poem. Some of the examples cited by the poet are weasel,
एंड क्रो। अब वीजल एंड क्रो सिमिली क्यों है? क्योंकि वीजल एंड क्रो जो है उन्हें किससे कंपेयर किया गया है? दे हैव बीन कंपेयर टू थिंग्स मेड ऑफ ब्रास, इजंट इट? जैसे कि यहाँ पे हम देखते हैं एग्जाम्पल्स में, look at this line, look at this verse. Weasel and crow as if molded in brass. एज वर्ड यूज हुआ है, तो मैंने आपको जब मैं आपको सिमिली समझा रही थी पहली पोएम में, मैंने तभी कहा था कोई भी दो अनलाइक चीज़ें जब हम कंपेयर करते हैं, व्हेन वी कंपेयर टू अनलाइक थिंग्स बाय द यूज ऑफ एज और लाइक, तो व्हाट डू वी से? सिमिली हैज बीन यूज्ड। यहाँ पर भी वीजल एंड क्रो जो है दे हैव बीन कंपेयर टू ब्रास, something which is a metal and which is a non living thing। तो ये दोनों चीज़ें क्या है? अनलाइक है, एक जैसी तो नहीं है ना, बिल्कुल अलग अलग चीज़ें हैं। इन दोनों को कंपेयर किया गया है कैसे? बाय द यूज ऑफ द वर्ड एज। फाइन, ओके, लेट्स सी। तो वीजल एंड क्रो को ब्रास से कंपेयर किया गया है, लेकिन क्यों? बिकॉज ऑफ देयर इमोबिलिटी, उनकी इमोबिलिटी की वजह से, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू मूव फ्रीली एंड दे आर नॉट एबल टू रोम फ्रीली इन विंटर्स। जैसे ब्रास के कहीं पर भी रखो वो वहीं पर होता है, क्योंकि नॉन लिविंग थिंग है, मूव नहीं कर सकता खुद से, इजंट इट? सिमिलरली वीजल एंड क्रो भी जो है दे आर रेंडर्ड इमोबाइल by this winter season, by this harsh cold, by this severe cold. Fine. So weasel and crow, which have been compared to things made of brass because of their immobility. brass non living है, नहीं मूव कर सकता, weasel and crow को ठंड मूव नहीं करने देता, so that is why both of them have been compared with each other। ये पहला सिमिली है आपका। now second simile, snowdrop flower has been compared to stars which have been portrayed as brutal, ये तो मैंने अभी explain किया by the poet in this poem। The poet says that in the month of January, when winters are at its peak, stars are fierce in light, isn't it? Of the fact that a ton of animals die and brutal stars help in the slaughtering of these animals। तो ये मैंने आपको इससे पहले भी एक्सप्लेन किया था कि स्टार्स को कंपेयर किया गया है स्नोड्रॉप फ्लावर से, क्योंकि वो दोनों ब्रूटल हैं। स्टार्स ब्रूटल क्यों है? उनकी लाइट की वजह से एनिमल्स मर जाते हैं, क्योंकि प्रेडेटर्स उनको ईजिली कैच कर पाते हैं रात में भी। फाइन। और स्नोड्रॉप फ्लावर ब्रूटल क्यों है? क्योंकि वो बहुत ही it's a flower which has a lot of courage and strength and is able to survive in winter season as well। Similarly, snowdrop has been referred to as brutal not because it helps in killing of someone, but because of its toughness that it possesses, which helps it to survive through the harsh winters। When every other thing dies out, it is the only thing that stands strong in freezing cold, showing its toughness and brevity, isn't it? I hope you got it। Next one, the head of the snowdrop flower has been compared to the metal, isn't it? The pale heavy head as metal, तो वहाँ पर भी as यूज हुआ है। snowdrop it is a flower, metal एक नॉन लिविंग चीज़ है, तो दोनों को जब कंपेयर करेंगे, ऑब्वियसली मेटल कुछ और है, स्नोड्रॉप कुछ और है, इन दोनों चीज़ों को जब कंपेयर किया गया है बाय द यूज ऑफ द वर्ड एज, तो ये भी क्या बन जाता है? इट टू बिकम्स अ सिमिली। अब हेड ऑफ द स्नोड्रॉप फ्लावर को मेटल से क्यों कंपेयर किया गया है? बिकॉज ऑफ इट्स हैवीनेस, बिकॉज ऑफ इट्स हैवीनेस। The poet says the head of the snowdrop is heavy. It seems to be made of heavy metal। ऐसा लगता है कि स्नोड्रॉप का हेड जो है इतना हैवी है कि इट सीम्स कि वो किसका बना है? वो हैवी मेटल का बना है। एंड फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव दीज टू अनलाइक थिंग्स हैव बीन कंपेयर्ड बाय द यूज ऑफ एज। गॉट इट? उसके बाद मेटाफर, वन सेकेंड। Metaphor. The snowdrop flower has been metaphorically compared to globe। snowdrop को globe से compare किया गया है। अब ये metaphor क्यों है? globe is something else,
snowdrop is something else, isn't it? These two unlike things have been compared. लेकिन यहाँ पे ना as use हुआ है ना like use हुआ है. So whenever you see two unlike things have been compared directly without using the words like as or like, वो क्या होता है? वो metaphor होता है. So in that way it is completely opposite to simile. अब स्नोड्रॉप को ग्लोब से कंपेयर क्यों किया गया है? वाई हैज स्नोड्रॉप फ्लावर बिन कंपेयर टू ग्लोब? बिकॉज ऑफ इट्स राउंडनेस. You have seen the structure of the flower, it's round in shape, and you know the structure of the globe, it is round in shape. So both these unlike things have been compared to each other because of its roundness. इन दोनों चीज़ों को कंपेयर किया गया है एक दूसरे के साथ. क्यों? क्योंकि उनकी राउंडनेस की वजह से. ठीक है, नेक्स्ट. Again, snowdrop flower has been compared to a woman. You know when you see that verse, she too pursues her end. मैंने कल आपसे कहा था she को किससे, I mean when snowdrop flower has been referred to as she, fine, when it has been referred to as she, तो what do we take it as? It has been compared as the, so it means it has been compared to a woman. Now why has snowdrop flower been compared to a woman? snowdrop को एक woman से compare क्यों किया गया है? Because of the hardships. You know, a woman's life is full of hardships. She has to every woman has to face a lot of obstacles, lot of roadblocks in life. She literally has to struggle a lot in her life, isn't it? हर woman को बहुत सारे obstacles को face करना पड़ता है, बहुत सारी hardships देखनी पड़ती है, एक tough life होती है एक woman की, isn't it? Similarly, ये जो snowdrop flower है, इसकी life भी बहुत tough होती है. The way it has to grow, it has to erupt out of the hard layers of snow, then it has to withstand the severe cold and harsh winters. तो वुमेन और इसकी लाइफ जो है उसकी हार्डशिप सिमिलर है. तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव स्नोड्रॉप फ्लावर जो है वो एक वुमन से कंपेयर किया गया है. बोथ फेस, ओके, it has been compared to a woman as well because of the hardships both face in their lives and still stand brave and strong. They come out to be victorious, they come out to be the victors, both woman and the snowdrop flower. They never quit, they stand strong, they battle, they struggle and they fight and they win. They come out victorious every time. तो अगर हम मेटाफर की बात करें, दो मेटाफर्स यूज़ हुए हैं. पहला, स्नोड्रॉप को ग्लोब से कंपेयर किया है उनके स्ट्रक्चर की वजह से, उनके राउंडनेस की वजह से. दूसरा, स्नोड्रॉप को वुमन से कंपेयर किया गया है. क्यों? दोनों को बहुत सारी हार्डशिप्स देखनी पड़ती है और दोनों ही ब्रेवली और स्ट्रांगली बैटल करते हैं उस हार्डशिप को, फाइट करते हैं, एंड बोथ ऑफ देम कम आउट एज विक्टर्स. ठीक है, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, एलिट्रेशन. सो एलिट्रेशन, इसमें एक ही एग्जाम्पल है एलिट्रेशन की, विच इज हैवी हेड. So heavy head is the only example of alliteration in this poem, as both the words start with the same initial consonant sound. जब भी आप दो या दो से ज़्यादा words देखते हो, whenever you see two or more than two words which start with the same initial consonant sound, like here you can see the her sound is repeated, h is there, her sound is repeated in both these words and they are two neighboring words. तो जब भी आप ऐसे कोई words देखो जो एक साथ हो और दोनों एक ही सेम इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होते हैं, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, वॉवेल साउंड अगर होगा जैसे कि इन होगा और इज होगा एक साथ, ये दोनों भी सेम इनिशियल साउंड है, इनमें भी सेम ही साउंड है, मगर ये वॉवेल साउंड्स हैं, तो ऐसे वर्ड्स एलिट्रेशन की एग्जाम्पल नहीं हो सकते हैं. आपको सिर्फ कॉन्सोनेंट साउंड्स देखने हैं, अगर वो सिमिलर होंगे तभी वो एलिट्रेशन की एग्जाम्पल होगी. तो एलिट्रेशन की कितनी एग्जाम्पल्स है यहाँ पे? एक ही एग्जाम्पल है, दैट इज हैवी हेड. होप दिस वन इज ऑल्सो क्लियर. नेक्स्ट वन, imagery. The poet has used different imageries in this poem, like visual, kinesthetic and organic. Let's discuss visual imagery first. The poem is full of visual images.
like globe, weasel, crow, mouse, snow, snowdrop flower and stars. सो जब भी हम विजुअल इमेजरी की बात करते हैं, व्हेन वी टॉक अबाउट अ पर्टिकुलर थिंग, किसी भी चीज़ की जब हम बात करते हैं तो या किसी चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, तो उस चीज़ के बारे में सुनते ही या उस चीज़ के बारे में पढ़ते ही एक इमेज फॉर्म होती है हमारे माइंड में, एंड दैट इमेज स्टार्ट्स गेटिंग डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ आवर आईज, दैट इज कॉल्ड एज विजुअल इमेजरी, जिसके विजुअल्स हम देख सके. सिमिलरली हम जब ग्लोब पढ़ते हैं पोएम में, वीजल पढ़ते हैं, क्रो के बारे में पढ़ते हैं, माउस, स्नो या इन सारी चीज़ों के बारे में पढ़ते हैं, वी ऑलरेडी हैव द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑल दीज थिंग्स प्रेजेंट इन आवर माइंड, इजंट इट? इन सारे चीज़ों के बारे में हमने पहले भी सुना है, इनको पहले भी देखा है. तो जब इनके बारे में पोएम में पढ़ते हैं, इन सारी चीज़ों के विजुअल्स हमारी आंखों के सामने आते हैं. ऑल दोज विजुअल्स स्टार्ट गेटिंग डिस्प्लेड इन फ्रंट ऑफ आवर आईज. तो वी कैन से विजुअल इमेजरी हैज बीन यूज्ड इमेंसली इन दिस पोएम. द कंडीशन of all these creatures can be easily visualized through the description of the poet. जिस तरह से पोएट ने इन सब की कंडीशंस के बारे में एक्सप्लेन किया है कि वीजल एंड क्रो के साथ क्या होता है, माउस के साथ क्या होता है, ग्लोब के साथ क्या होता है, स्नोड्रॉप फ्लावर या स्टार्स के साथ क्या होता है, या उनकी वजह से क्या होता है, तो जिस कंडीशन में ये सारे क्रीचर्स हैं, हम उस कंडीशन को भी विजुअलाइज कर सकते हैं, बिकॉज वी टू हैव गॉन थ्रू सच काइंड ऑफ कंडीशंस आवरसेल्व्स. विंटर्स में कैसी कैसी प्रॉब्लम्स होती है हम सबको पता है, वी आर अवेयर ऑफ इट. तो ये सारी विजुअल इमेजरीज यूज हुई है पोएम में. नेक्स्ट इज किनेस्थेटिक इमेजरी. मूविंग आउट ऑफ वीजल एंड क्रो. अब किनेस्थेटिक इमेजरी होता क्या है? वेयर इट परटेन्स टू मूवमेंट. किनेस्थेटिक इमेजरी परटेन्स टू मूवमेंट. इट रिक्वायर्स मोशन. जहां पर भी मूवमेंट की बात हो, मोशन की बात हो, बी इट नॉन लिविंग थिंग और लिविंग थिंग, दैट इज रेफर्ड टू एज किनेस्थेटिक इमेजरी. अब जब मूविंग आउट ऑफ वीजल एंड क्रो की बात हो रही है, व्हेन दे मूव आउट इन द आउटर डार्कनेस, तो मूविंग आउट तो रिक्वायर करता है ना एक्शन. इट रिक्वायर्स एन एक्शन, इट रिक्वायर्स मूवमेंट. ऐसे ही थोड़ी ना कोई बाहर जाएगा बिना मूवमेंट के. यू हैव टू मेक अ मूवमेंट टू गो आउट, इजंट इट? सो दैट मूवमेंट रिक्वायर्स एन एक्शन. और जब भी कहीं पे हम मूवमेंट की बात करते हैं, एक्शन की बात करते हैं, मोशन की बात करते हैं, वो क्या होता है? किनेस्थेटिक इमेजरी. गॉट इट? उसके बाद किलिंग ऑफ प्रेज. नाउ इफ प्रेडेटर्स वांट टू किल देयर प्रेज, अब ऐसा सोचने से तो किल नहीं होंगे ना. obviously they have to go out there, they have to find them, they have to kill them. So killing requires an action, it requires a movement. That is why killing of prey is also the kinesthetic imagery. Got it? Bending down of the flower. अब देखो, जब snowdrop flower erupt होता है through hard layers of snow, and then its head is slightly bent down, isn't it? अब जब ये bending of the flower, when this bending of the flower happens, when it takes place, so this bending requires the movement, isn't it? It too requires the movement. That is why bending down of the snowdrop flower too is the example of the kinesthetic imagery. Got it? So these are the three examples of kinesthetic imagery in this poem. Now organic imagery. अब ये organic imagery क्या होता है? मैं इन सारे पोएटिक डिवाइसेस पे अलग अलग वीडियोस भी बनाऊंगी, सो दैट यू कैन फर्स्ट वॉच दैम, वॉच द एक्सप्लेनेशन ऑफ ईच एंड एवरी पोएटिक डिवाइस एंड देन अंडरस्टैंड दीज पोएटिक डिवाइसेस ईजिली. ओके, मैंने जब प्रेयर पोएम पढ़ाई थी या फिर मिरेकल्स पढ़ाए थे, मैंने हर एक पोएटिक डिवाइस का अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया था. अगर आपको यहाँ पर भी पूरी तरह से समझ नहीं आ रहा है, पहले आप डिस्क्रिप्शन वहाँ पर उन पोएम्स में भी देख सकते हो. ओके, still I'll make individual videos on every poetic device which are important to all of you from the examination point of view. Fine. Now let's have a look at the organic imagery. Organic imagery pertains to feelings and emotions, and that can be in the form of sadness, happiness, hunger,
when you feel hungry, that is, you are going through some kind of feelings at that time. So pain, it can be gestures also, it can be love, it can be hatred, anything, any feeling, any kind of feeling, any kind of emotion. When any kind of feeling or emotion is talked about in a poem by the poet, what do we say? Organic imagery has been used. Got it? And those feelings and emotions can be in the form of sadness, happiness, hunger, pain, thirst, also, gestures, love, hatred, it can be anything. Got it? So organic imagery is used in terms of pain. इन टर्म्स ऑफ पेन ऑर्गेनिक इमेजरी इस पोएम में यूज हुई है. कैसे? वो पेन कौन कॉज करता है? ऑब्वियसली विच इज कॉज्ड बाय द सीवियर विंटर. विंटर्स की वजह से ही हर कोई क्रीचर जो ग्लोब पे है विच इज प्रेजेंट ऑन द फेस ऑफ दिस अर्थ, दे सफर. It is quite pitiful to see the functioning of the mouse been reduced, isn't it? माउस की फंक्शनिंग भी रिड्यूस होती है, उसकी हार्ट बीट भी रिड्यूस होती है, तो कितना सफ़र करता है वो माउस भी. द वे ब्रूटल कोल रेंडर्स वीजल्स एंड क्रोज एंड अदर एनिमल्स इमोबाइल. सो जिस तरह से वीजल या क्रो की जो फ्लाइट है, उनकी जो जर्नी है, उनके जो मूवमेंट्स है, उसको रेंडर किया जाता है इमोबाइल. उनको वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते, आराम से घूम फिर नहीं सकते जैसे घूमते थे समर सीजन में. Even that is painful to see, isn't it? These animals are not in their right minds as they are on the verge of death. तो हमेशा उनके दिमाग में वो डेथ का डर होता है. तो that is why we say organic imagery has been used in terms of pain in this poem. And what causes that pain? It is the severe winter. Hope it is understood. The next one, एजोनेंस. अब यहाँ पे कॉन्सेंट्रेट करने की ज़रूरत है बिकॉज इट इज़ क्वाइट कन्फ्यूजिंग. ईजी है बट थोड़ा सा कन्फ्यूजिंग है, सो पे अटेंशन. एजोनेंस में क्या होता है? इट इज़ द सिमिलैरिटी. व्हाट इज इट? इट इज़ द सिमिलैरिटी. किस चीज़ की सिमिलैरिटी? जब दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स होंगे, मोर देन two words will be there, okay, which will start or end with the same sound, with the same vowel sound. ऐसे समझ नहीं आएगा. Wait a second, I'll write it here. So what do you mean by assonance? जब similarity हो, किस चीज़ में similarity हो? vowel sounds में. सिमिलैरिटी किस चीज़ में हो? वॉवल साउंड्स में. व्हेन वॉवल साउंड्स विल बी सेम इन टू और मोर देन टू वर्ड्स, दैट इज कॉल्ड एज एसोनेंस. लेकिन जैसे हम एलिट्रेशन में पढ़ते हैं, इनिशियल कॉन्सोनेंट साउंड, जो पहला साउंड है वो सेम होना चाहिए. एसोनेंस में ऐसा कुछ नहीं है. इन एसोनेंस व्हाट डू यू डू? अगर स्टार्टिंग में दो वर्ड्स में सेम साउंड होगा, yeah, it will be in the middle, the similar sounds will be in the middle, or the similar sounds, vowel sounds will be similar in the end also. Position of the sound doesn't matter, only the similarity of the sound matters. Assonance में position of the sound doesn't matter. What matters is similarity in the vowel sound. तो चाहे दो वर्ड्स में स्टार्टिंग में सिमिलर वॉवल साउंड हो, मिडिल में हो या एंड में हो, इट डजेंट मैटर एट ऑल. व्हाट मैटर्स इज कि देयर शुड बी सिमिलर वॉवल साउंड्स. लेट जस्ट हैव अ लुक एट द एग्जांपल, इट विल मेक यू क्लियर. फॉर एग्जांपल यहाँ पे let's just give a general example first. There is this word it, and then there is this word within. Okay, it में i sound जो है, i vowel sound जो है वो पहले आता है, इनिशियली आता है, isn't it? स्टार्टिंग में आता है. लेकिन यहाँ पे within में एंड पे आता है, सॉरी मिडिल में आता है, बीच में आता है. वे
दिन, सो ए साउंड 2 बार रिपीट होता है, इजंट इट? सो हमें नहीं देखना कि पोजीशन कहाँ पर है साउंड की, हमें सिर्फ देखना है कि वॉवल साउंड सिमिलर है कि नहीं, फिर चाहे वो कहीं पर भी हो, स्टार्टिंग में हो, एंड में हो या मिडिल में हो। आई होप इट इज़ क्लियर नाउ, ठीक है? सो लेट्स हैव द एग्जाम्पल्स, लेट्स हैव अ लुक एट द एग्जाम्पल्स। अब देखो यहाँ पे, राउंड, आउटर, नाउ एंड माउस, इन चारों वर्ड्स में कौन सा साउंड सिमिलर है? द साउंड विच इज सिमिलर, द वॉवल साउंड विच इज सिमिलर इज आउ, इजंट इट? सी, राउंड, आउ, outer, you have to see, you have to concentrate on the position of your mouth, कि आपका जो लिप्स है वो किस शेप में आ रहे हैं, क्या सेम आ रहे हैं हर एक वर्ड में कि नहीं। नाउ एंड माउस, in every while pronouncing every word you have to the shape of your lips take the same, your lips takes the same shape जब आप ये चारों वर्ड्स बोलते हो। सो आउ साउंड जो है वो सिमिलर है। हेड, हैवी, डेथ एंड एंड, अब ये जो चार वर्ड्स है, सी, इन हेड द साउंड ए इज देयर, इन हैवी साउंड ए इज देयर, in death also a sound is like de, a sound is there, and in the end a sound is there। in all these four words कौन सा sound, vowel sound repeat हुआ है? a sound is there। which sound has been repeated there? a sound। 1 second, okay, now the next one, crow and molded, crow and molded, which there are the sound which is same, the vowel sound which is same is o, like crow and molded, isn't it? so यहाँ पे कीपैड पे मुझे o sound नहीं मिल रहा था, I'm going to write it here, it is like this, okay, it is like this is o sound, crow and mo। let's find some more example based on the same sound o। this is your first stanza, okay, crow has the same sound, mo has the same sound, क्या इस पूरे stanza में कहीं o sound है? इफ़ यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर पोएटिक डिवाइस, तो आप मुझे बताओगे ये जो दो स्टैंजाज है, वन इज़ दिस वन एंड द अदर वन इज़ हियर, क्या इन दोनों स्टैंजाज में ओ साउंड कहीं पर है? ओके, क्रो एंड मो, क्या ये ओ साउंड कहीं पर है या नहीं? फाइन। नेक्स्ट वन इज टू, pursue, move, through and brew। see, to, pursue, move, through and brutal, brew, ये सारे वर्ड्स प्रोनाउंस करने के टाइम द लिप्स टेक द सेम शेप। सो कौन सा साउंड सिमिलर है इन सारे वर्ड्स में? ओ साउंड इज देयर। इफ यू फाइंड एनी अदर वर्ड फ्रॉम द स्टैंजास फ्रॉम द पोएम, डू मेंशन दैट इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वन, अदर एंड हर, कौन सा वॉवल साउंड यूज हुआ है दोनों में? अदर and her, the and her, so a sound is there which has been repeated, which is same, which is similar, a sound, other and her, a sound is there। then right, minds, tight, इन तीनों वर्ड्स में कौन सा साउंड यूज हुआ है? the sound which is similar, the sound which has been used is I। अगेन मुझे I कीपैड पे नहीं मिल रहा था, so I'm going to write it here, it is written like this is the I sound, okay, this is the I sound। I, see, right, minds, tight, all the three words have same similar sound, same vowel sound which is I, ठीक है। अगेन अगर इस साउंड पे भी आपको वर्ड्स मिलते हैं स्टैंजाज में, क्योंकि वहाँ पे है, फाइन, तो यू आर गोइंग टू राइट दैट इन द कमेंट सेक्शन। इफ एंड इन, there is one more which you are going to find from the poem yourself। if and in have the same vowel sound e,
अगेन ए मुझे नहीं मिल रहा था, ए इज टू बी रिटन लाइक दिस, ठीक है। ए साउंड है दोनों में, इफ, ई एंड इन, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम दीज वर्ड्स, some of the words which have similar vowel sounds are see brutal and metal, not the first one but the last syllable of the word. Brutal and metal, tel, okay, a sound is there. Brutal, metal, t, a sound is there. Fine. Then the other one in stanza 1. See, brass, darkness. Brass, R sound is there. Dark, R sound is there. And when we say stars also, or heart, stars, heart, brass, and dark, all the four sounds have the same vowel sound, which is all the four words have the same vowel sound, which is A. And how do we write this? This is how it is written. This is A sound. I'll write it again, wait a second. This is A sound. Okay, this is A sound. So heart, brass, dark, and stars all have A sound, and this is the symbol of A sound. Okay. Then dulled. And one more word which has the same sound A is in stanza 2. Okay, it was not in the stanza 2, it is in first stanza only. Shrunk and dulled both have a sounds as same, like shrunk, a, dulled, a, da and shra. So a sound is there which is similar. A vowel sound is similar in both these words. And how do we write a symbol? The symbol for a sound is this. ठीक है, this is the symbol of a sound. ऐसे होता है symbol a का. Okay, so shrunk and dulled, a sound is similar. Fine. तो बाकी जो मैंने आपसे कहा है वो आप कमेंट्स में लिखोगे. जो साउंड्स मैंने ऑलरेडी पढ़ाए हैं आपको एजरेंस में यहाँ पे. If you find any similar sound from the poem, you're going to mention that in the comment section. Fine. So this was the 8th one and the 9th one. Free verse. So Snowdrop is a free verse poem. क्यों free verse poem क्यों कहते हैं हम? When a poem does not follow any rhyme scheme, जब poem में rhyme scheme नहीं होती है, तो जहाँ पे words rhyme नहीं करते एक दूसरे के साथ, लास्ट वर्ड जब राइम नहीं करते एक दूसरे के साथ, तो दैट पोएम इज कॉल्ड एज फ्री वर्स पोएम. मैंने डिस्क्रिप्शन ऑलरेडी दिया हुआ है मिरेकल्स एंड प्रेयर के टाइम. इनफैक्ट व्हेन यू आर ओल्ड के टाइम भी यू कैन वॉच दोज वीडियोज फर्स्ट एंड देन see this one. So free verse क्यों है Snowdrop? Because it too does not follow any rhyme scheme. And that was the last poetic device. Hope you have understood the lecture, you have liked the lecture, and if you really liked and understood whatever I have taught you, do not forget to subscribe to this channel and do like, comment and share this video, so that this video reaches to those students as well who cannot afford good schooling or cannot even go to tuition centers as well. Fine. Thank you so much. Take care. Allah Hafiz.